अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तारड़ साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप My आए हैं। pleasure. Thank you, Arzu. My pleasure. सर बड़ा हंगामा है, बड़ी खबरें हैं और आखिरकार आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो गई। किस तरह देखते हैं आप इन सबको? क्या चेंजेस आ सकते हैं इनके आने से? क्या बेहतरी आ सकती है? देखें, ये एक बदनसीब मुल्क की बदनसीबी की एक और नई दास्तान आज शुरू हुई है। मैं उस पर बोलना चाहता हूँ। देखें, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से हमारी आर्मी जितनी स्ट्रांग है या जितना हर चीज कंट्रोल वही करते हैं, बल्कि मैं इस अपॉइंटमेंट के साथ थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि बाजवा साहब की जो स्पीच उन्होंने दी है वो भी थोड़ी सी डिस्कस करूं, जो सियासी स्पीच उन्होंने दी है। तो मैं शुरू ये करना चाहूंगा कि आई जब समरी वजीर आजम के ऑफिस में और उन्होंने साइन करके जब भेजी सदर साहब के पास, और ये चीजें बड़ी देर से ये डिस्कस हो भी रही हैं, क्योंकि प्लान बी भी डिस्कस किया गया था कि अगर अलवी साहब इसको रोकते हैं तो फिर क्या करना है। खान साहब ने भी सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी, क्योंकि मसला ये बहुत बड़ा मसला, ये तो पाकिस्तान की डू और डाई का मसला था। लेकिन उसके साथ हुआ क्या है? एक ऐसा मुल्क है जो भूख नंग से बहुत बुरे हालात हैं। वहां के सदर पाकिस्तान अपना दरबार, उन्होंने कहा, फैसला किया कि दरबार, बल्कि जाने से पहले, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जाने से पहले सबरी उनसे साइन करा ली गई थी। लेकिन अच्छा। एक इलामती तौर पर उन्होंने अपना सारा काफिला साथ लिया, एम्बुलेंसें रोकी उन्होंने, लोग रास्ते में बेचारे बिलखते रहे, ट्रैफिक जाम की गई। हजूर जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से एक भूखे मुल्क का त्यारा लिया गया, लाहौर गए, फिर वहां पे लाहौर पे एम्बुलेंस से रोकी गई, ट्रैफिक रोकी गई, और जुनाब जो है वो मुगल आजम के दरबार में पेश हुए। 40 मिनट के लिए उन्होंने सजदा नगू रहे। उन्होंने कहा कि जा, अब मिर्जापुर की गद्दी जो है उसके मैं उसको जाके साइन कर, हालांकि साइन करके गए थे। इस ड्रामे की क्या जरूरत थी? एक डेवलपिंग कंट्री जिसके अंदर ना पानी पीने को है, ना बिजली है, ना खाना है, वहां पे ये हुकूमत के खर्चे पे जहाज को इस तरीके से उड़ाना, जिस तरह आप उबर में बैठे हैं, कुछ शर्म नहीं इन लोगों को आती? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मैं ये बताना ये चाहूंगा कि दो लोग जो मेरिट के लिहाज से पहुंचे, बल्कि मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी नए आर्मी चीफ साहब को और साहिर मिर्जा साहब को, अगर आप मेरिट पे आए हैं तो इन लोगों को भी मेरिट का कुछ सिखाएं। ये जो आपकी पैदावार है, जो आपके बच्चे पैदा आपने कर लिए हैं, आज मुझे किसी ने कहा, आज किसी ने मुझे इमरान खान साहब और बाजवा साहब की तस्वीर भेजी, तो साथ नीचे लिखा था कि अगर मुझे पालना नहीं तो पैदा करने की क्या जरूरत है। तो ये हर सियासतदान जो पाकिस्तान का आपने पैदा किया, भुट्टो से लेकर ये हमारे मिस्टर हैंडसम तक। लेकिन अब इनको भी कुछ सिखाएं, आप इनको ब्लेम ना करें। बाजवा साहब ने अपनी स्पीच के अंदर अगले दिन फरमा दिया है कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सियासी शिकस्त थी, कौम को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने वहां पे हथियार डाले थे। बाजवा साहब इस तरह ना करें प्लीज। पाकिस्तान का हर सियासतदान आपने पैदा किया है, हर सियासतदान। अयूब खान क्या था, किस तरह आया? एक जहाज के हादसे की वजह से वो पावर में आया, किस तरीके से उसके बच्चे ने तबाहियां फेरी, और अभी तक उसका पोता कैबिनेट के अंदर है। और मैं बिल्कुल। गारंटी से कह देता हूं, पाकिस्तान के अंदर चिड़िया पर नहीं मार सकती आपकी मर्जी के बगैर। और मैं यहां यह कहना चाहूंगा, बल्कि बिलखसूस उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर कई चीजों की एडमिशन किया। उन्होंने कहा हमने सारा मुल्क हमने ही तबाह किया है, लेकिन फरवरी के अंदर हमने फैसला कर लिया था कि अब हम चादर लेके तो यहां से राइट अप ले। जब ईंट से ईंट बजा दी उसके नहीं, बाद। नहीं, चारों टायर फ्लैट गाड़ी के, इंजन तबाह, क्लच प्लेट उड़ी हुई है, सिर्फ एक स्टीयरिंग अंदर मौजूद है, और उन्होंने कहा ये चाबियां ले लीजिए आप। ये, बल्कि मैं कल कह रहा था, ये स्पीच जो थी बाजवा साहब की, ये 1947 में होनी चाहिए थी। ये 75 साल लेट है ये स्पीच। गाड़ी खत्म है इस वक्त, गाड़ी रुक चुकी है। गाड़ी इस तरीके से अब्यूज की गई 75 साल कि अब उसके अंदर सकत कुछ नहीं रही। बाजवा साहब इस तरह ना करें उसके साथ। और मैं ये क्वेश्चन, बल्कि मैं इसी सेगमेंट के अंदर मैं इस पे मुसलसल रिसर्च कर रहा हूं, सोचो और फिक्र कर रहा हूं इस चीज को सोचने के लिए कि ये कहते हैं कि हम सियासत से निकल जाएंगे। क्या आप सियासत से निकल के गुजारा कर पाएंगे? क्या ये पाकिस्तान के अंदर सियासतदान आपके बगैर गुजारा कर पाएंगे? ये दोनों दोनों तरफ से है।
क्या पाकिस्तान आपके चलाने के बगैर पाकिस्तान चल पाएगा? आप जिस तरीके से 75 साल इसको चलाते रहे हैं, अच्छा आप सियासत से निकल गए तो कारोबार से क्यों नहीं निकलते? फिर आपके कारोबार फौजी फेडरेशन, आपके प्रोजेक्ट किस तरह चलेंगे? जिसका निशानदेही की थी उस खातून ने, डॉक्टर आयशा ने, वो कायदे आजम यूनिवर्सिटी वाली ने, मिलिट्री गैंग, उसकी खिताब आज से तो 15 साल पहले आपने यहां रिलीज नहीं होने दी, वो लंदन से जाकर रिलीज हुई थी बुक। पाकिस्तान के हर बिजनेस में सियासत से निकल जाएंगे तो पाकिस्तान के कारोबार क्या क्या करेंगे आप? या तो कारोबार से भी निकले आप। और वो जो आपने हर डिपार्टमेंट के अंदर फौजी बिठाए हुए हैं जिनको आप रिटायरमेंट के बाद उनको गिफ्ट करते हैं, हर 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 डिपार्टमेंट का इंचार्ज तो ब्रिगेडियर है, वो कर्नल रिटायर है, उसका क्या करेंगे आप? ना पाकिस्तान का बगैर आपके बगैर अब गुजारा है, ना सियासत का आपके बगैर गुजारा है, ना आपका सियासत के बगैर गुजारा है। ये लिखा जा चुका है। और दूसरी एक चीज ये होती है, और मैं आप छोटी सी बात, किसी नशेई पाउडरी को जब आप हीरोइन से हटाते हैं तो उसको यकलख नहीं कहते कि छोड़ दो, वो विड्रॉल से मर जाता है। आपने एमक्यूएम बनाते हैं, आप बाप आईटी बनाते हैं, आप बलोचिस्तान की गवर्नमेंटें गिराते हैं, सेनेट के अंदर इलेक्शंस के आप बूथ के अंदर आप कैमरे लगाते हैं, इतने लोग आज तक उनकी डेड बॉडीज नहीं मिल रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये किस तरह आगे निजाम चलेगा? आप मैनेज करते हैं, आपको सिद्दीकी साहब ने कहा था, सिद्दीकी साहब जो जस्टिस सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा था कि तुमसे एक जज नहीं मैनेज हुआ। ये वर्ड मैनेज आपने इजाद किया था, अब इसको मैनेज करें प्लीज। ये जो बच्चे आपने पैदा कर दिए हैं, इनको सिखाएं, मेरिट सिखाएं, इनको इस्लाम सिखाएं, इनको बैठ के पाकिस्तान सिखाएं। और आज एक सबसे बड़ा, मैं इनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, मैं मिन्नत करूंगा नए आर्मी चीफ से कि खुदारा इस सियासत में से इंपोर्टेड लोग निकाल दो, डुअल सिटीजन, और कोई बंदा सियासत या आला ओहदे के ऊपर ना आए जिसके बीवी बच्चे पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है और जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है, अगर पाकिस्तान बचाना चाहते हैं। अगर, क्योंकि 25 करोड़ लोग वो जिहाद चाहते हैं, वो पाकिस्तान नहीं बचाना चाहते। क्या जरूरत, मेरा ये क्वेश्चन है आज, मैं पूछना चाहता हूं 25 करोड़ लोगों से, क्या आपको जिहाद की जरूरत है? क्या आपको जिहाद का मतलब पता है? और जो आपने 25 मई को आके इस्लामाबाद के अंदर आपने जो दरख्त जलाए थे, हालते जंग में इस्लाम कहता है कि आपने दरख्त नहीं काटना, आपने फसल नहीं काटनी। आपने आके आधे इस्लामाबाद के दरख्त जला दिए थे, ये अमीरुल मोमिनीन के साथ, ये अमल बिन मारूफ के जो काफले के आए थे 25 मई को, उन्होंने आधे इस्लामाबाद के दरख्त जला दिए थे। आपको जिहाद का क्या पता क्या चीज होती है? आपने इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और उसमें आरजू मैं आगे आगे चलना चाहूंगा कि नए आर्मी चीफ के पास कौन सा एक ऐसा फार्मूला है कि आते दूध की नहरें और शहद की नहरें चलनी शुरू हो जाएंगी? क्या फार्मूला है उसके पास? आंखें बंद करें, आप देखें खान साहब आ जाते हैं दोबारा, मुराद सईद जैसे 5-6 और 25-25 साल के मिनिस्टर साथ लेके आ जाएंगे, जुल्फी बुखारी साहब आ जाएंगे, उस्मान बुजदार आ जाएगा, फरदौस आशिक अवान आ जाएगी। ओ यार कैसी बातें कर, ये पाकिस्तान का हल है? और पाकिस्तान का हल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, पाकिस्तान का हल है इसको पांव पे किस तरह खड़ा करना है तुमने, ये हल है। और इस हल का आज तक ना किसी, बाजवा साहब ने अपनी तकरीर में सारी सफाइयां पेश की, उन्होंने कहा जी फैटफ से हमने बचाया, इसका मतलब यह कि फाइनेंस भी आप कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा जी हमने आप ये बताएं कि हमने वो सऊदी अरब जाते हैं, रिलेशनशिप हम ठीक करने जाते हैं, इसका मतलब फॉरेन पॉलिसी भी आप बनाते हैं, आप करते हैं। ये सारे कन्वेंशन तो आपने खुद अपने स्पीच में कर लिए हैं। फिर आप कह देते हैं जी कि वो भारत की जो फौज है वहां सारा कुछ करती है, उनको क्रिटिसाइज नहीं करते, हमें यहां क्रिटिसाइज करते हैं। मुझे ये बताएं, आप आधे पाकिस्तान को पता नहीं है भारत का आर्मी चीफ का नाम क्या है, और यहां 6 महीने से डेडला के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर जंग होने लगी थी पाकिस्तान के अंदर, मार्शल लॉ लगने वाला था पाकिस्तान के अंदर एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर। कैसे आप कंपैरिजन शुरू कर देते हैं? आपकी नेटवर्थ 7 बिलियन है, उनके पास 600 बिलियन है। कभी अच्छाई का भी कंपैरिजन कर लिया करें उनसे। अब ये रवाज बनता जा रहा है कि वो इमरान खान साहब देखें जयशंकर की तारीफें कर रहे हैं, मोदी से दुश्मनी लगाई। अब यहां भी ये मोदी की बात, वो भारत के इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी, तो अपने इंसानी हकूक के बारे में कुछ बात करें आप। 25 करोड़ लोग भूख से मरने वाले हैं, 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। ये इंसानी हकूक का जो है वो तजाद नहीं है। ये आपने अपने शहरी जो 4 करोड़ हैं वो अबेंडन कर दिए। ये इंसानी हकूक की पामाली नहीं है? और फिर उनकी बात भी नहीं करनी। आपके पास देने को कुछ नहीं है,
लेकिन उनको उनके उनसे जाके देखें तो सही, को जिंदा है कि मर गए हैं वो। और सर बलूचिस्तान में जो हो रहा है, मिसिंग पर्सन्स हैं वो सब, वो भी नहीं नजर आता, एजेंसीज उठा उठा के ले जा रही हैं। आरजू, ये को आज की बात है, पाकिस्तान तो चला ही एजेंसियां रही। यही तो अलमिया है इस पाकिस्तान का, यही तो अलमिया है सबसे। अच्छा, हर एक को पता है कि इशू क्या है, लेकिन जब आप हल ही नहीं चाहते, जब आप हल ही नहीं चाहते, जब आपके बच्चे, आप देखें ना, खास मैं समझता हूं खान साहब, मैं थोड़ा सा बल्कि आगे आपको ये बताना चाहूंगा कि खान साहब ने जो पाकिस्तान को जितना डैमेज किया, मेरे ख्याल में माजी में किसी ने नहीं किया। मफलूज करके रख दी कौम उन्होंने। और अमीरुल मोमिनीन को, मुझे ये मैं पूछूंगा इनसे बात कि सुना है इस वक्त जो सारे अंदर तैयारी हो रही है वहां पे धरने की, सारा खर्चा हुकूमत पंजाब कर रही है। उसका कोई जवाब है पूछने वाला? जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं उनके ऊपर खर्चा, अमीरुल मोमिनीन गाड़ी पे नहीं आ सकते थे? पाकिस्तान में कितने लोगों के पास ये फैसिलिटी मौजूद है हेलीकॉप्टर वाली? मैं अब थोड़ा सा कुछ 4-5 पॉइंट बताना चाहता हूं कि खान साहब ने परमानेंट डैमेज पाकिस्तान को किस तरह किया। खान साहब को 1 मिनट के लिए जरा पीछे चले तो खान साहब ने सबसे बड़ा डैमेज तो यह किया कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था पूरी दुनिया में। अब अगले दिन भी 3-4 दिन हो चुके, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मोदी साहब जब तक पावर में है उनसे बात नहीं करेंगे बिल्कुल। और ये पिछले जब 3.5 साल रहे फिर भी ये बातें करते रहे, और नुकसान इन्हीं का था। आइसोलेशन की हालत किया कि एक चाइना भी खिलाफ, अफगानिस्तान के साथ भी दुश्मनी, और चाइना भी छोड़ गया, भारत भी छोड़ गया तो अफगानिस्तान के साथ। ये देखिए, ये खान साहब के तोहफे थे। अब उसके बाद आगे चल, अच्छा फिर कहते, फिर जो बाइडेन की कॉल नहीं आ रही थी, उसका अलग इशू। और खान साहब उसके रूस उस दिन चले गए जिस दिन यूक्रेन की जंग शुरू हुई, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर फोन उठा नहीं रहे थे। मैं देखिए अकल के हालात देखे। ये बंदा कहता है कि मैं ही सिर्फ वाहिद हल हूं पाकिस्तान, ये वो बंदा है। और साथ कौन है? सारी एस्टेब्लिशमेंट साथ उसके चलेगी। ये तजर्बा तो उनका है ना। मुझे अफसोस इस बात का, ठीक है कोई ऐसी बात नहीं भाई, मुल्क आपका है, फौज का मुल्क है, फौज आप चला रही है मुल्क को, भाई आप तजर्बा करना चाहते थे, इसको ओन तो कर लेना यार। बाजवा साहब, मेरी अर्ज ये सुने कि इस तरह पाकिस्तान को छोड़कर ना जाएं। उसकी वजह ये है, आपके बगैर ये नहीं चल सकेगा, क्योंकि 75 साल आपने ये चलाया है, 75 ईयर्स आपने चलाया है, ये आपके बगैर नहीं चल सकता। और ये छोड़ भी नहीं सकते सर, जैसे आपने भी अभी बताया कि जिधर जिधर इन्होंने डिपार्टमेंट्स में अपने लोग भर्ती कर रखे, एम्बेसडर्स बना के दूसरे मुल्कों में भेज रखे, ये निकलने का सोच ही नहीं सकते। तो मेरे ख्याल है वैसे ही उन्होंने जाते जाते ऐसे ही उनका चलो फेंक दो। और इस तरह पहले कैनी साहब ने भी एक दफा कहा था हम सियासत से निकल रहे हैं। ये एक सियासी बयान है, लेकिन पाकिस्तान को मजीद कमजोर कर रहा है। ये बयान जो देते हैं इस तरह के, ये पाकिस्तान को मजीद कमजोर करते हैं। मैं अब छोटी सी मिसाल लेता हूं, आप कह देते हो ऊपर से हम छोड़ने लगे। पाकिस्तान के अंदर कोई MPA MNA का इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब तक वो ISI की अप्रूवल ना ले। हालांकि उस चीज का IB की अप्रूवल होनी चाहिए। फौज क्या काम है MPA MNA और सियासतदानों के बैकग्राउंड चेक करके उनको असेंबलियों में लाए? उसका क्या काम है? बिल्कुल फंडामेंटल बात। और दूसरा मैं ये कह रहा था ना कि अगर सियासत से निकलना तो फिर कारोबार से भी निकलो ना। फिर नैब के ठेके भी छोड़ो, नैब कह रहा हूं मैं, उसके CPAC, वो भी थोड़े सर। मैं कहता हूं आसम बाजवा नैब, उसके ऊपर नैब के कवानीन का इतलाक नहीं होता था CPAC के ऊपर। सर PIA, स्टील मिल, हर इदारे में तो ये बैठे हुए हैं। लेकिन वो मैं कह रहा हूं कि बैठे हैं भाई, आपने मारा इसको, तबाह आपने किया, ओन करें इसको भाई। अब तो खत्म होने पे, अब तो सिसक रहा है पाकिस्तान, अब तो सिसक रहा है। अब तो जो उसके साथ जो होना था वो इस बुरे तरीके से हो रहा है। आप 75-80% चांसेस है आपके टू गो ऑन डिफॉल्ट। और इस वक्त पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे, अब ना वो बिक रही है, और फिर आपके पास वो जो डॉक्टर खदीर साहब एक पटाखा दे गए हैं, उसकी वजह दुनिया को ब्लैकमेल करते रहे। अब वहां भी नहीं हो रही ब्लैकमेल, बल्कि जो अगले दिन बयान आया भारत से कि वी आर जस्ट कॉल अवे, हमें कॉल दीजिए तो हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे। तो उसका बैकग्राउंड पे मैं बात करना चाहता हूं, उन्होंने स्टेटमेंट क्यों दी, इसकी टाइमिंग बड़ी बड़ी सेंसिटिव है। मैं ये पूछूंगा, क्रीमिया रशिया ने ले लिया, कुछ दुनिया बोली उस पर? मुझे ये बताएं, इस वक्त यूक्रेन में जो उन्होंने अपने हदफ थे वो हासिल कर लिए, दुनिया बोली उस पर? चाइना ताइवान के पास चक्कर लगा रहा है, उसके आसपास दुनिया बोल रही है?
टाइमिंग है इसकी। आज अगर वो पीओ उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बात की है क्योंकि दुनिया नहीं बोलेगी, उन्हें पता है। और आपके जो हालात हैं, आपकी प्रायोरिटी सिर्फ डिफेंस और बैरियर के प्लाट है। और जिनके मैंने अर्ज की थी ना, जिनके बच्चे बैठे हों टोरंटो में, लंदन में, वो तो फिर फ्लाइट ले लेंगे, चाहे अफगानिस्तान से जाके फ्लाइट ले लें या कहीं और से फ्लाइट ले लें, उनको क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ये तो पता उनको चलता है जो आए थे, अपनी बहनें माए जो कटवा के आए थे, उनको पूछे यहां से जाने वाले या उधर से आने वाले, तो इनको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नेशंस कैन नॉट सर्वाइव नेशनलिज्म। और अब मुझे ख्वाहिश है कि मैं कोई ऐसा पाकिस्तान में देखूं कि वो कहे कि मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं बच्चे यही पढ़ाऊंगा, मेरे पास ताकत है पढ़ाने की, मैं यही पढ़ाऊंगा और मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ। मैंने आज तक नहीं देखा। आप भी आरजू कभी देखें तो मुझे उसकी तस्वीर खींच के भेजें, मैं अपने ऑफिस में लगाऊंगा उसकी तस्वीर।